Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th Science. Today we are going to start chapter 9, that is the living organisms, characteristics and habitats. So हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड किस हैबिटेट्स में वो रहते हैं. अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा आपके पास कि हैबिटेट्स क्या होते हैं. सो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हैबिटेट्स क्या है एंड कौन से डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. सो आप सब भी जैसे वेकेशन जाते हो ना अलग अलग प्लेसेस पे, तो ऐसे ही पहेली एंड बूझो भी वेकेशंस पर गए अलग अलग प्लेसेस पे. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. And एक ट्रिप में वो कहाँ पर गए? ऋषिकेश में गंगा रिवर पे. They climbed the mountain of the Himalayas where it was very cold. And वहाँ पर क्या हुआ? हिमालयन माउंटेन है एंड बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, वहाँ पर बहुत ठंड होती है. सो उन्होंने वो माउंटेन्स क्लाइंब किए. They saw many kinds of trees on these mountains. उन्होंने क्या हुआ? वहाँ उन माउंटेन्स पे बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के ट्रीज मिले. कौन से ट्रीज थे? ओक, पाइन्स एंड देवदार ट्री. ये जनरली माउंटेन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन. एंड ये जो ट्रीज उनको मिले ना वहाँ माउंटेन रीजन में, वो बहुत डिफरेंट थे जो उनके एरिया में प्रेजेंट है ट्रीज. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. And वो next vacation पर कहाँ गए? अब उन्होंने बोला माउंटेन एरिया हो आए हैं तो कोई दूसरे रीजन में जाते हैं, तो वो गए राजस्थान. राजस्थान में क्या है? डेजर्ट एरिया है. तो वो ना कैमल के पे बैठ के उस डेजर्ट एरिया में घूमे. अब डेजर्ट क्या है ये तो पता है ना आपको कि हॉट होता है, टेम्परेचर वहाँ पे गर्मी होती है. They from this trip they collected different kinds of cactus plant from this trip. So उन्होंने इस ट्रिप से क्या किया, क्योंकि डेजर्ट एरिया में क्या है कैक्टस प्लांट प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी वहाँ से अलग अलग टाइप के जो कैक्टस प्लांट है ना वो कलेक्ट करके लेकर आए. फाइनली they went on trip to Puri and visited the sea beach. And उसके बाद वो कहाँ पर गए? पुरी गए. एंड पुरी में क्या है? उड़ीसा में है ना पुरी, तो वहाँ पर जो सी बीच था उन्होंने वो विजिट किया. डॉटेड विथ कैजुराना ट्रीज. एंड सी बीच पे क्या थे? कैजुराना जो ट्रीज होते हैं ना वो प्रेजेंट है. अभी ये जो अलग अलग प्लेसेस पे गए एंड इन्हें जहाँ जो ट्रीज मिले ना वहाँ पर वो क्या है, सब स्पेसिफिक रीजन्स पे ही प्रेजेंट होते हैं. अब जो माउंटेन रीजन में ट्रीज हैं वो डेजर्ट रीजन में नहीं मिले. अब जो डेजर्ट में कैक्टस प्लांट था वो सी बीच पे नहीं मिला. तो क्या है ना, अलग अलग टाइप के एरियाज में ट्रीज की वेराइटी भी डिफरेंट थी. While recollecting all the fun they had on this trip, a thought struck them. And जब वो ये सारी प्लेसेस पे जा रहे थे एंड ये सारा फन कलेक्ट कर रहे थे ना, तो उनके माइंड में एक थॉट आया. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. So उनके माइंड में क्या आया कि जो सारी प्लेसेस वो गए ना, तो कुछ प्लेस क्या थी, वहाँ पे बहुत ठंड थी, जैसे हिमालयन माउंटेन्स है, कहीं पर बहुत गर्मी थी, कहीं पर ह्यूमिडिटी थी. तो ये जो वैरायटी ऑफ एटमॉस्फेयर है, एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड. एंड हर एक जगह क्या था, बहुत अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स भी थे. They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. So वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसी कोई प्लेस है क्या अर्थ पे जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर प्रेजेंट ना हो. सो आंसर इसका रहेगा ना, वो तो सोच रहे थे, बट आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्लेस पे अर्थ पे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, प्लांट होगा, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. बूझो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम. इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड. तो क्या है, बूझो ने कहाँ प्लेसेस सोचे अपने घर के आसपास, इवन अपने घर में जो कबर्ड्स होते हैं उनके अंदर. He thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. अब उसको लगा कि कबर्ड में क्या है, हम तो सारे क्लोथ्स रखते हैं, वहाँ मे बी पॉसिबल कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. बट उसे क्या मिला, वहाँ पर उसको स्पाइडर्स मिल गए. कई सारी कबर्ड्स ऐसे होते हैं ना, जब अगर ज़्यादा टाइम के लिए क्लीन नहीं करो ना तो उसमें कॉकरोच एंड स्पाइडर्स आ जाते हैं. दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ भी रहते हैं. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have
लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर। एंड उसको घर के बाहर भी ऐसी कोई प्लेस नहीं समझ आई जहाँ पर कोई भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। सो पहेली ने क्या सोचा कि यार आसपास तो सब जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कहीं हम दूर दूर का सोचते हैं ऐसी प्लेस मिल जाएगी हमें जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। She read that people have even found tiny living organism in the opening of volcanoes. So उसने ना फिर बुक्स में पढ़ा, ये सब सर्च करने के लिए अब अलग अलग प्लेसेस पे तो नहीं गई ना वो देखने की लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। उसने क्या किया, बुक्स पढ़ा। अब यहाँ से हमको एक क्या चीज़ पता चल रही है कि बुक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नॉलेज मिलता है। सो उसको क्या मिला कि वॉल्केनोज जो होते हैं ना, जहाँ पर तो लावा निकलता है, बहुत वार्म होता है, एंड वो आसपास की जितनी भी वेजिटेशन है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनको बर्न कर देता है। बट स्टिल वॉल्केनोज के आसपास भी क्या है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले। अब जब इतने हाई टेम्परेचर में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरे ही अर्थ पे कहीं ना कहीं तो अलग अलग वेराइटी के जो लिविंग है, वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज, वो प्रेजेंट है। तो अब टॉपिक आता है क्या, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। सो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है एंड वो किसके सराउंडिंग में रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism that were present in different location that they had visited. So अब बूझो एंड पहेली के माइंड में क्या थॉट आ रहा है कि वो जो अलग अलग टाइप्स के उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे ना, वो जहाँ भी प्लेसेस पे घूमने गए थे, तो उनके बारे में सोच रहे थे। The desert has camels, the mountains had goats and yak, Puri had some other creatures, crab on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. So उन्होंने क्या सोचा कि जब वो माउंटेन एरियाज पे गए तो वहाँ पर कौन से एनिमल मिले, गोट एंड याक थे, डेजर्ट एरिया में कैमल्स थे, एंड सी बीच पर क्रैब होते हैं जो वो सी बीच पर मिलता है, एंड फिशेज जो है वो वाटर में, सी वाटर में फिशेज मिले। And then there did seem to be some creature like ants that were present in all these different locations. And कुछ organism ऐसे थे, for example ant, जो कि तीनों location पर ही present थे। The kind of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. अब ये जो plants यहाँ पर present थे ना, वो बाकी regions के plants से थोड़ा सा different थे। What about the surroundings? In these different regions were they the same? So जो surroundings थी वो क्या सेम थी? Obviously not ना, क्योंकि आप डेजर्ट एरिया पे देखो वहाँ क्या है, सैंड है। माउंटेन एरिया पे वहाँ पर स्नो थी, या फिर स्नो नहीं भी थी, बट सी बीच, माउंटेन एरिया एंड डेजर्ट रीजन तीनों में ही सराउंडिंग्स बहुत डिफरेंट है, बिकॉज एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, एंड जो चीज़ें प्रेजेंट है, टाइप ऑफ सॉइल डिफरेंट है, तो काफ़ी सारी डिफरेंसेस हैं इन रीजन्स में। एक्टिविटी 1 में देखते हैं हम क्या है। Let us start with the forest. Think of all the plants, animals and objects that can be found there. So हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करें, फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं कि फॉरेस्ट में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कौन से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या कोई दूसरी ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है वहाँ पे। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। सो टेबल 9.1 में फर्स्ट कॉलम में फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो फिल करना है। List things, animals, plants found in the other regions that are also shown in the table. And बाकी जो दूसरे regions हैं, जैसे mountains है, desert है, sea, और कोई और दूसरा region अगर आपके माइंड में आ रहा है, वहाँ पर कौन से animal and plant present होते हैं, उनकी डिटेल्स आपको लिखना है, नेम लिखना है यहाँ पे। You can collect examples scattered through this chapter to fill table 9.1. So ये टेबल आप कब फिल कर सकते हो ना, चैप्टर एंड होने पे, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये डिफरेंट हैबिटेट्स हमें रीड करने में आएंगे, तो उसके बाद आप याद रखो एंड ये टेबल फिल करो। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. And यहाँ पर बुक पढ़ने के बाद क्या करो आप, जो लाइब्रेरीज में या फिर और जो दूसरी हैबिटेट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बुक होंगी ना, उनको पढ़ो, उससे आपको और आइडिया मिलेगा कि डिफरेंट टाइप के रीजन्स में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनके बारे में। ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट
बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। सो यहाँ पर क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं, दैट मीन्स कि एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, उसकी नेम यहाँ पर फिल करने का ट्राई करो कि जितना मैक्सिमम हो पाए। What kind of object will we find that may not be animal or plant? So आप जब ये fill करोगे ना by the end of the chapter, तो यहाँ पर फिर हमें ये देखना है कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्लांट या एनिमल्स के अलावा कुछ है। तो हाँ होगा, बिकॉज कई सारे वेराइटीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी को हम एनिमल्स नहीं बोलते। जैसे इंसेक्ट अलग है, फिशेज अलग हैं, रेप्टाइल्स अलग हैं, मैमल्स अलग है ना। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर है कि काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा प्रेजेंट होंगे। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स। सो अब प्लांट की जो ड्राइड लीव्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होंगी फॉरेस्ट में, जो एनिमल्स डेथ हो जाते हैं उनकी बोन्स भी प्रेजेंट होंगी। We may also find different kinds of soils and pebbles. अब animals and animal remain के अलावा और क्या है, सॉइल है, क्योंकि सॉइल पे ही तो प्लांट ग्रो किए हुए हैं, पेबल्स हैं, और वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। वाटर अगर बीच है तो वहाँ सी में क्या है, वाटर है, वाटर में क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट है। तो ये तो हमने पढ़ा है ना कि सॉल्ट कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, सी वाटर से। दैट मीन कि ओशन और सी वाटर में सॉल्ट है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, एंड इसके अलावा भी काफ़ी दूसरी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1। We will discuss the table as we travel through many more interesting places। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अगर ध्यान से पढ़ो ना तो घूमने जा रहे हैं अलग अलग हैबिटेट्स पे, एंड वहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या चीज़ें मिलती हैं उसको नोट डाउन करते जाएंगे टेबल 9.1 में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो अब हैबिटेट एंड अडेप्टेशन क्या होता है वो देखते हैं। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? तो अब एक्टिविटी 1 में लिस्ट किया ना तो आपको क्या दिखेगा कि सारे रीजन्स में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो कुछ डिफरेंट वेराइटी के हैं। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन दैम? सो क्या होगा, उससे बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी। Look at what you have entered in column for the desert and the column for the sea in table 9.1। सो डेजर्ट और सी का अगर हम कॉलम देखें तो डेजर्ट में क्या प्रेजेंट है, कैमल्स होते हैं, रैट होता है, देन स्नेक्स होते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में कैक्टस की वेराइटीज होती हैं एंड सैंड होती है अदर मटेरियल में। सी में क्या होता है, सी में ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फिशेज हैं, व्हेल एंड स्मॉल फिशेज, देन एक्वाटिक प्लांट्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, उसके अलावा क्रैब है, सील है, ये सारे क्या हैं, सी में प्रेजेंट होने वाले एनिमल्स हैं। तो दोनों में ही क्या है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी डिफरेंट है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस टू कॉलम? तो क्या आपने अलग अलग चीज़ें फिल की यहाँ पर? ऑब्वियसली यस, क्योंकि अब अलग एनिमल्स प्रेजेंट हैं तो अलग ही फिल करेंगे ना हम यहाँ पे। What are the surroundings like in these two regions? तो इन दो रीजन्स में सराउंडिंग कैसी है? अब सराउंडिंग कैसी है, डेजर्ट एरिया में बहुत ड्राई कंडीशन है एंड हॉट है, बट सी एरिया में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, बिकॉज वार्म टेम्परेचर तो होता ही है। सैंड ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो होती हैं वो भी चलती है ना, तो उसकी वजह से भी क्या है, कई बार टेम्परेचर जो वाटर का है वो हाई होता है, एंड इसी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है सी बीच पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि दोनों एरियाज में सराउंडिंग्स भी डिफरेंट है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर और सॉल्टी वाटर। तो सी में क्या है, जो प्लांट एंड एनिमल्स है ना उनके सराउंडिंग में सॉल्टी वाटर है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, एंड वो क्या करते हैं, जो वाटर में एयर डिजॉल्व है ना उसको कंज्यूम करते हैं एंड उसके ही थ्रू सर्वाइव कर पाते हैं। There is very little water available in the desert, and दूसरे साइड अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ क्या है, बहुत ही कम वाटर अवेलेबल है। It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert, and डेजर्ट में क्या होता है, दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होती है एंड रात के टाइम बहुत ठंड हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि सैंड जो है ना वो जितना जल्दी गर्म होती है उतना ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है।
The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. अब डेजर्ट पे जो एनिमल और प्लांट हैं वो कहाँ पर रहते हैं? डेजर्ट की सॉइल पर रहते हैं एंड जो डेजर्ट में एयर है ना उसको ब्रीद इन करते हैं. The sea and the desert are very different surrounding and we find very different kinds of plant and animals in these two regions, isn't it? So sea and desert क्या है? अलग अलग surroundings हैं and वहाँ पर animals and plants जो हैं वो भी different मिलते हैं ना. Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea. So दो different organisms के बारे में देखते हैं. Desert में क्या present होता है? A camel and sea में क्या होता है? A fish. The body structure of a camel help it to survive in desert conditions. Camel have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun. So camel वहाँ पर क्यों है? Because उसकी body जो है वो इतने warm temperature में भी adapt कर लेती है. That is why camel desert area में present होता है. दूसरा reason क्या है कि वहाँ पर जो सैंड है ना उस पर चल पाना भी पॉसिबल कैमल के लिए बहुत इजी रहता है क्योंकि उसके जो फीट होते हैं ना उनमें क्या है स्पॉन्ज टाइप का होता है तो वो उसके फीट जो है वो परफेक्ट होते हैं सैंड पे चलने के लिए. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो आप कैमल का हम्प देखते हो ना उसका क्या इम्पोर्टेंस है. सो उस हम्प में कैमल क्या है वाटर कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है. जैसे अपन घर पे नहीं करते स्टोर वैसे ही कैमल क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर हम्प में स्टोर कर लेता है. इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो जब डेजर्ट एरिया में रह रहा है उसको काफ़ी टाइम तक वाटर नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में भी वो इजीली सर्वाइव कर पाता है. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. अब क्या है वहाँ पर उनकी बॉडी में sufficient water ही नहीं होता that is why sweating नहीं होती है and because of less water body जो है वो भी dry होती है sweating नहीं हो रही है and जो वेस्ट होता है एनिमल वेस्ट डंग वो भी क्या रहेगा ड्राई होता है. सिंस camel lose very little water from their bodies they can live for many days without water and because वो sweating नहीं हो रही है तो वाटर रिलीज नहीं हो रहा है बॉडी से दैट इज उनको क्या है बहुत टाइम तक डेजर्ट एरिया में बिना पानी के भी रह लेते हैं. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. Some of these are shown in figure 9.3. So कुछ fishes दी हुई हैं यहाँ पर 9.3 में भी. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? So बहुत सारी variety की fish हैं, but सारी fish के shape क्या हैं? different हो सकते हैं. All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8. So common एक चीज़ क्या है कि उनकी body जो है वो streamlined है. streamlined से मतलब है कि बीच में thick है and corners जो हैं वो thin है. This shape helps them move inside water. So इस shape की वजह से ही क्या है हमने 8 chapter में पढ़ा ना कैसे fins and जो fish की tail होती है and head होता है वो opposite direction में जाते हैं and वो swim कर पाती है fish. Fish have slippery scale on their bodies. तो fish की body पे क्या होते हैं slippery scales होते हैं. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. And ये scales जो हैं वो किस चीज़ में protect करते हैं fish को protect करते हैं and easy movement के लिए responsible होते हैं. That fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. So fish में जो tail है वो किस लिए होती है easy movement के लिए present होती है and जो fins होते हैं side fins वो क्या करते हैं body को balance करके रखते हैं. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water and gills किस चीज़ में responsible हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं. जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गिल्स. वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट. सो गॉड ने जैसे क्रिएट किया है ना उसको फिश को ऐसे बनाया है कि वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकती है एंड डेजर्ट को कैमल को ऐसा बनाया है कि वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकता है. We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth
in all these variety of organism, we will find that they have certain feature that help them live in the surrounding in which they are normally found. तो क्या हुआ ना यहाँ पर कि ये तो सिर्फ हमने दो ही एग्जाम्पल देखी कि डेजर्ट रीजन में और सी बीच पर क्या एनिमल्स प्रेजेंट हैं एंड फिश एंड कैमल के बीच में कि वो वहाँ पर ही क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक लाइक दैट. अब अर्थ पे क्या है और बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट मीन्स की ऑर्गेनिजम्स हैं. तो हम क्या देखेंगे कि कुछ जो फीचर्स है ना वो क्या करते हैं, उनको सराउंडिंग में रहने के लिए मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑन certain habits which enables an organism to live naturally in a place is called adaptation. So ये जो स्पेसिफिक फीचर होता है ना किसी भी सर्टेन हैबिटेट में रहने वाले लोगों के, तो उसका क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स. सो वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस में नेचुरली रहने के लिए उसको केपेबल बनाते हैं. एंड यही जो होता है ना टर्म, उसको हम बोल देते हैं क्या, अडेप्टेशन. इसमें क्या है, अडेप्टेशन मतलब कि कोई भी एनिमल वो उस पर्टिकुलर टाइप के एटमॉस्फेयर में रहने के लिए हैबिचुअल हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उसने अडेप्ट कर लिया उस सराउंडिंग को. दैट इज वाई अडेप्टेशन. Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. And adaptation किस पे डिपेंड करता है, जो place of dwelling होती है उस पे. That is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in sea. अब जो उनकी place है, कैमल जैसे डेजर्ट में रहता है, सी में जाएगा तो सी तो एकदम ऑपोजिट हैबिटेट का है, ऑपोजिट एटमॉस्फेयर का है. दैट इज वाई वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. अब जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे घर होता है ना, उसको ही क्या बोला है, हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स आर ड्वेलिंग प्लेस. हैबिटेट का मतलब क्या है, ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पर कि रहते हैं. The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organism. So habitat क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से घर है तो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. अब शेल्टर दे ही रहा है रहने के लिए, तो एयर, वाटर एंड जो दूसरी बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है. Several kind of plants and animals live इन द सेम हैबिटेट. अभी एक ही टाइप के हैबिटेट में क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. सो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड पर प्रेजेंट हैं, लैंड पर ग्रो करते हैं या लैंड पर रह रहे हैं एनिमल्स, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ऐसा हैबिटेट जो है वो क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एंड जो एनिमल्स इस हैबिटेट में रहते हैं वो हो गई क्या, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Some examples of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, coastal and mountain regions. On the other hand, habitats of plant and animals that live in water are called aquatic habitat. So अगर terrestrial habitat की बात की जाए तो बहुत सारे options हैं जो जहाँ पर कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्रेजेंट है. वो माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, तो बहुत सारे हैं. एंड जहाँ पर वाटर है उस वाटर में एनिमल्स या प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हैबिटेट को क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट. एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में जो सुना ही होगा ना कि एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि वाटर में रहते हैं, तो ऐसे हैबिटेट को क्या बोल देंगे, एक्वाटिक हैबिटेट. लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट. जो यहाँ पर एक्वाटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे क्या हो गए, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सब वाटर बॉडीज. There are large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different part of the world. So terrestrial habitat में भी ना बहुत वेरिएशन है. कैसे वेरिएशन है कि अब कोई फॉरेस्ट है वो डिफरेंट है, माउंटेन रीजन डिफरेंट है, डेजर्ट, कोस्टल एरिया सब क्या है, डिफरेंट है. द ऑर्गेनिजम्स बोथ plant and animal living in a habitat are its biotic components. So कोई भी living organism जिस habitat में रह रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, biotic habitat. The non-living things such as rocks, soils, air and water in the habitat constitute its aerobic components.
एंड ये सारी चीज़ें जैसे कि एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? एबायोटिक। तो सिंपली यहाँ पर ये भी होता है कि जो लिविंग है वो बायोटिक एंड जो नॉन लिविंग है वो क्या हो गया? एबायोटिक। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स? तो सनलाइट एंड हीट जो है वो बायोटिक है या अबायोटिक है? तो सिंपली सनलाइट जो है वो तो क्या है? बायोटिक, बिकॉज लिविंग टाइप है। बट जो सॉइल है वो क्या पढ़ा हमने? सॉइल एंड वाटर ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सनलाइट एंड हीट भी किस में आ जाएगा? सनलाइट तो बायोटिक, बाकी हीट जो है वो एबायोटिक फैक्टर में आ जाएगा। We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants. तो हमने कुछ plants के seeds के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो abiotic factors हैं उनका क्या effect होता है young plants की growth में या फिर seed के germination में। Now activity 2. Recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from moong and chana seeds. तो chapter 1 में हमने sprouts कैसे बनाते वो देखा था। When the seeds turned into a sprout, it is said to have germinated. So जब seed जो है वो sprout में convert होता है तो आपको बताया था क्या बोलते हैं उसको? Germination of seed. That means कि क्या हुआ? वो seed germinated हो गया। This is the beginning of life ऑफ अ न्यू प्लांट। ये क्या होती है? एक नए प्लांट की बिगनिंग होती है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। इसके लिए क्या करना है? एक्टिविटी को रिपीट करना है। जो हम स्प्राउट्स बना रहे हैं फिर से बनाना है। तो सिंपल प्रोसेस वही रिपीट होगी कि स्प्राउट्स लेके उसको वॉश करके वाटर में रखना है एंड उसमें वाटर में सोक करने के बाद क्या है? डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स एंड वो जो सोक्ड सीड है ना वाटर में सोक थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज। एक पार्ट को क्या करो? 3-4 डेज के लिए वाटर में ही रहने दो। Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. अब जो dry seeds हैं completely and जो completely water में submerged हैं उनको disturb नहीं करना है 3-4 days के लिए। Keep 1 part of soaked seed in a sunny room and another in a completely dark region like cupboard that does not allow any light to come in. अब उसके बाद जो water में submerged seed है ना उनमें से भी क्या करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक को सनलाइट में रखना है एंड दूसरे को ऐसे रखना है वो सनलाइट में बिल्कुल भी ना पड़े आए उस पर। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग से इन अ रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड देम। एंड एक पार्ट को क्या करना है? या तो रेफ्रिजरेटर में रख दो या फिर ऐसे पार्ट में जहाँ पर बहुत ठंड है या फिर एक कंटेनर में आइस फिल करो एंड उसमें ये सीड्स रख दो। Rinse them and replace the water every day. एंड एक चीज़ और क्या करना है उस सीड्स के साथ जो वाटर में सोक्ड है तो उनको डेली वॉश करना है, रिंस करना है। What do you notice after a few days? So आप क्या नोटिस करोगे? Do the seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? Do you find slower or no germination in any of these? So ये आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत सिंपल है। सीड्स को आप रखोगे तो आपको देखना है क्या कि सारे ही रीजन्स में जो सीड्स रखे थे हमने बहुत ठंड में, गर्मी में, पानी में सोक्ड, तो सब में क्या जर्मिनेशन हो गया। Do you realize that the abiotic factors like air, water, light and heat are important for growth of plants? तो यहाँ से क्या पता चलेगा जब आपकी एक्टिविटी एंड होगी ना तो आपके आंसर्स क्या रहेंगे कि सारे ही रीजन्स में इतनी इजीली स्प्राउटिंग नहीं होती, दैट इज सीड जर्मिनेशन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है मतलब कि जो एबायोटिक फैक्टर है जैसे कि हीट है, लाइट है, वाटर है, ये सब क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। In fact, abiotic factors are important for all living organisms. ऐसा नहीं है कि abiotic factor जो है वो सिर्फ plants के लिए important है, animals के लिए भी एंड human being के लिए भी उतना ही important है। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climates. तो हमने क्या देखा कि organisms जो हैं वो बहुत ठंडे टेम्परेचर में भी हैं, एटमॉस्फेयर में भी हैं, क्लाइमेट में, एंड बहुत हॉट क्लाइमेट में भी हैं, है ना। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? तो अब वो बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ठंड है उसमें सर्वाइव करना कैसे मैनेज करते हैं?
Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to climate. So वो क्या चीज़ है जिससे वो एडजस्ट कर पाते हैं? एडेप्टेशन की हेल्प से वो डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लेते हैं. Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. So adaptation क्या है? बहुत कम टाइम में, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है कि एक से प्लेस से दूसरे प्लेस गए एंड क्विकली उतना ही एडेप्टेशन हो गया. Those organisms which cannot adapt to these changes die and only the adapted ones survive. अब जो इन adaptations नहीं survive कर पाता है, adaptations को नहीं adjust कर पाता, तो वो क्या होता है? मर जाते हैं, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते. अब जो उस एडाप्टेशंस को इजीली एडजस्ट कर लेगा, उस सिचुएशन में अडेप्ट कर लेगा, देन उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है. ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट abiotic factors in different ways. So जो ऑर्गेनिज्म है ना अलग अलग, वो सारे ही abiotic factor को अलग अलग वे में अपना एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं. This results in a wide variety of organisms in different habitats. तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में. Let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats. तो अब हम क्या देखते हैं? कुछ और दूसरे habitats देखते हैं एंड उसमें कैसे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो अडेप्ट करते हैं. तो है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. अब क्या है? डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी है. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. तो डिफरेंट जो हैबिटेट है उनमें सबसे फर्स्ट क्या आता है ना? टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड पे प्रेजेंट है. तो वो क्या है? उसमें भी डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, तो ये सब बातें. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी डेजर्ट्स के बारे में. वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड अडेप्टेशन इन कैमल्स. सो क्या देखा हमने कि अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में कि क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ना, वो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. और कैमल्स क्या है? उस वार्म टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं. What about other animals and plants that are found in deserts? So ऐसे animals और plants के बारे में क्या है यहाँ पर जो पढ़ना है हमें कि जो वो desert में survive कर पाते हैं. Do they have the same kind of adaptations? तो सारे ही organisms desert में सब में क्या same adaptation है? There are desert animals like rats and snake which do not have long legs that a camel has. तो कुछ जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं ना उनमें शॉर्ट लेग्स हैं, लॉन्ग लेग्स नहीं है. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. So वो क्या है? उनके लॉन्ग फीट नहीं है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में उनको अगर डिफिकल्टी हो रही है तो वो क्या करते हैं? सॉइल में ऐसे सैंड के अंदर बरो बना लेते हैं, होल्स, या फिर बोल सकते हो अपना हाउस बना लेते हैं एंड वो फिर उसी हाउस में रहते हैं. इससे क्या होता है ना? दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर. सो वो जो सॉइल के अंदर है, ग्राउंड वाटर या फिर सीड सॉइल जो होती है उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर होता है. इसकी वजह से सॉइल में क्या है? थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, थोड़ी कम गर्मी है, दैट इज वाई वो वहाँ पर बरो बना लेते हैं. Figure 9.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? So 9.5 में कुछ प्लांट्स दिए हैं. सो वो क्या है एंड क्या अडेप्टेशन उनमें प्रेजेंट है. तो ये है क्या? तो ये तो हो गया क्या? कैक्टस एंड दिस वन इज एलोए वेरा. देन एक्टिविटी थर्ड है. एक्टिविटी थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम? ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी plant to the classroom. Tie polythene bag to some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7. So chapter 7 में जो activity 4 है ना वो रिपीट करना है हमें यहाँ पर. जो उसमें हमने क्या किया था कि प्लांट को पॉलीथीन से बांध दिया था. देन प्लांट में जो वाटर है वो इवेपोरेट हुआ एंड पॉलीथीन बैग पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए. Where we studied transpiration in plant and ये जो प्रोसेस थी जहाँ प्लांट से वाटर रिलीज हो रहा था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. Leave the potted plant in the sun and observed after
a few hours. उसके बाद क्या करना है, जो पॉटेड प्लांट है ना उसको सन में रख देना. सन में रखने के बाद थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, what do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bags? दोनों पॉलीथीन बैग्स में जो वाटर का अमाउंट है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू रेस्पिरेशन. तो प्लांट्स क्या है ना, एंड स्पेशली जो डेजर्ट प्लांट है, अब वो वाटर कम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज वाई क्या है, वो वाटर बहुत ही कम रिलीज भी करते हैं. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. तो जो डेजर्ट में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं. स्पाइंस में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि वो वाटर लॉस कम होता है. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. And इस वजह से क्या होगा, ये जो लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वाटर जो लॉस हो रहा है ना उसका रिडक्शन होगा. एंड वाटर लॉस फिर नेचुरल वे में, जो कि क्या होता है ट्रांसपिरेशन, उससे ही वाटर लॉस होगा बस. The leaf-like structures you see in a cactus is in fact its stem. And जो ग्रीन कलर का कैक्टस दिखता है तो हमें लगता है ग्रीन कलर की क्या लीव्स होंगी, बट एक्चुअल में ये क्या होते हैं, स्टेम होती है. फोटोसिंथेसिस इज इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स. एंड इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ से आता है, स्टेम से आता है. स्टेम is also covered with a thick waxy layer. and stem क्या है, कैसे covered है, thick waxy layer से covered है, which helps to retain water in the tissues of cacti. and वो जो thick layer है वो किस में help करती है, water को retain करने में. most desert plant have roots that go very deep into the soil for absorbing water. and ये जो थिक लेयर है वो किस में हेल्प कर रही है, वाटर को रिटेन करने में. एंड जो ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है. क्यों होती है, बिकॉज जो वाटर है सॉइल में वो बहुत डीप इनसाइड होता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है. देन नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आता है क्या, माउंटेन रीजन. तो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी. तो डेजर्ट एरिया क्या है, बहुत हॉट है एंड ड्राई है, बट जो माउंटेन रीजन्स है वो क्या है, बहुत कोल्ड एंड विंडी है. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर. कुछ माउंटेन रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है. There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. So mountain regions में भी क्या है, बहुत सारी variety of animals and plants हैं. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? तो 9.6 में थोड़ी सी blur image है, but trees का जो pattern है वो दिया हुआ है. So आपने पहले कभी ऐसा tree का pattern देखा है क्या? If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen large number of such trees. So क्या है ना, अगर आप mountain region गए हैं and या फिर आपने mountain region के अगर trees देखे हैं तो आपने ये वाले trees को पहचान जाओगे. But have you ever noticed such tree naturally growing in other regions? तो आपने क्या ये जो trees हैं इनको naturally दूसरे regions में देखा है mountain region के अलावा? So क्या होगा ना, नहीं, क्योंकि हम अभी ये तो समझ आ गया है कि हर एक region में specific type के plants and animals present होते हैं. So ये pattern जो है ना trees का, ये कहाँ के लिए है, mountain regions. उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही ना. जैसे कैमल डेजर्ट एरिया में क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज वो कम वाटर के बहुत टाइम तक रह सकते हैं. कैक्टस वहाँ क्यों ग्रो कर रहा है, बिकॉज कैक्टस की जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं स्पाइन में, तो वाटर लॉस कम होता है. हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट. सो ये ट्रीज कैसे अडाप्ट करते हैं जो वहाँ पर कंडीशन है उसमें रहने के लिए. These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. तो ये जो trees हैं ये कैसे होते हैं, cone shape के होते हैं, and इनकी branches जो कैसी slope जैसी होती हैं. The leaves of some of these trees are needle-like, and जो कुछ leaves हैं वो कैसी हैं, needle shape की होती हैं. This helps the rain water and snow to slide off easily.
एंड ये जो शेप है उसकी वजह से ही रेन वाटर एंड स्नो है उस लीव्स पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, वो फ्लो हो जाता है वहाँ से. देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स. तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ मिडल एंड कोन शेप की ही लीव्स होंगी, इन दोनों शेप्स के अलावा भी और दूसरे शेप की लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. They may have different kinds of adaptation to survive on the mountains. And उनमें क्या है, कुछ और adaptation होगा. जैसे ये वाले trees हैं बहुत हाइटेड होते हैं, तो इनका कौन शेप है, तो जिससे कि जो भी स्नो आ रही है या वाटर रेनफॉल ज़्यादा होती है ना, तो वो पेड़ पे ज़्यादा देर ना रहे, वो फ्लो होता जाए नीचे. Animals living in the mountain regions are also adapted to the condition there. So जो माउंटेन रीजन्स में एनिमल्स है ना, वो भी वहाँ पे कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं खुद को. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. उनकी जो स्किन है में क्या होता है या फर है वो बहुत थिक होता है. क्यों थिक होता है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स कि ठंड है. तो जैसे ठंड में आप जैकेट पहनते हो ना, तो एनिमल्स को तो अपने आप से जैकेट नहीं पहन सकते, इसलिए गॉड ने उन्हें ऐसा नेचुरल जैकेट दी है, थिक स्किन या फिर फर. फॉर एग्जाम्पल, याक हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म. स्नो लेपर्ड्स हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी. तो याक्स में क्या है, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, एंड स्नो लेपर्ड जो है उसकी स्किन जो है वो थिक होती है, फर होते हैं उसमें. सो इस वजह से वो ठंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं. फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. तो स्नो लेपर्ड के तो फर जो है ना वो फीट एंड टोज पे भी होते हैं. दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो. सो क्या होता है ना इससे कि वो जो ठंड होती है ना उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्नो है तो स्नो पे वॉक करेंगे तो पैरों में ठंड लगेगी. बट ये जो फर है, जैसे आप सॉक्स और शूज़ पहन लेते हो तो आपको पैरों में ठंड कम लगती है ना, वैसे ही लेपर्ड भी जो है, स्नो लेपर्ड, उसके पास भी शूज होते हैं जो कि फर के बने होते हैं. द माउंटेन गोट्स हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. एंड जो माउंटेन्स पे गोट्स प्रेजेंट होती है ना, उनके जो हूव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्योंकि वो फास्ट रन कर सके, फास्ट और सिंपली रन कर सके माउंटेन एरियाज में. एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन द सराउंडिंग्स चेंज and we see different kinds of adaptation to at different heights. So जब आप माउंटेनियस रीजन्स पे भी थोड़ा हाइट पर जाओगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, सराउंडिंग्स चेंज होंगी, एंड सराउंडिंग्स चेंज होंगी तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे. सो ये यहाँ पर क्या एंड हुआ, माउंटेन रीजन. अब नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दिया हुआ है यहाँ पर ग्रासलैंड. तो अब हम देखते हैं कि ग्रासलैंड में क्या है. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animal like deer. So lion कहाँ है, जो flat land होता है जैसे grassland है या फिर forest area है उसमें रहते हैं. and उसका food कौन होते हैं, जो बाकी smaller animals हैं जैसे कि deer भी है. It is light brown in color. So उसका color भी दिया हुआ है कि light brown color होता है. आपने देखा तो है ही वैसे lion, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत ही रेयर कंडीशन है कि जब लायन नहीं देखा हो, एटलीस्ट टीवी में तो देखा ही होगा. इतनी सारी लायन की कार्टून मूवीज भी आती हैं, वहाँ देखा होगा. लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर. और नहीं देखा है तो बुक में तो दिया है कि एक लायन एंड डियर की फोटोग्राफ. हाउ आर द आईज प्लेस इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स. अब दोनों एनिमल्स के आईज का अरेंजमेंट देखो, इसकी आईज का है फ्रंट में है एंड इसकी आईज का है साइड में है. आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस. तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइड में और फ्रंट में. तो साइड में कहाँ पर है, डियर में, एंड फ्रंट में है लॉयन के. लॉयंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन द फ्रंट लेग दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज. तो क्या है ना, लायंस के जो टोज है ना फ्रंट लेग में, उनके क्लॉज में, उसके जो क्लॉज है वो बहुत बड़े बड़े हैं, एंड इतने बड़े हैं कि वो फोल्ड हो जाते हैं टोज में. डू the features of a lion help it in any way to survive. So जो एनिमल की लायन की फीचर्स हैं तो वो उसको वहाँ पर फ्लैटलैंड ग्रासलैंड में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. क्या? इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर
प्रे। तो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं वो ग्रासलैंड्स में भी, क्योंकि उनका जो बॉडी कलर है ना वो ऐसे ब्राउन है। सो ब्राउन होने की वजह से वो क्या है, ग्रासलैंड्स में भी इजीली छुप जाते हैं। The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. And eyes front में होने का रीज़न क्या है, तो वो जो ना विजन अच्छा हो जाता है, अच्छे से दिखाई देता है आगे आईज की वजह से, तो उसका जो भी शिकार है, प्रे है, वो उसको इजीली देख पाते हैं। A deer is another animal that lives in forest and grasslands. तो deer क्या है, एक दूसरा ऐसा एनिमल है जो कि ग्रासलैंड या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। एंड डियर के जो टीथ है वो क्या है, हार्ड होते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट के ट्रीज भी तो हार्ड है ना, तो उनको च्यू करने के लिए हार्ड टीथ हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। तो डियर को क्या पता होना चाहिए, प्रीडेटर्स, दैट मीन्स कि जो हंटिंग करने आते हैं। प्रीडेटर्स में क्या आ जाएंगे, एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट्स देयर प्रे। सो लायन का प्रे कौन बनता है, खाना कौन बनता है, डियर। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। सो उनसे भागने के लिए क्या है, आइस में साइड पर प्रेजेंट होती है आइस जो है, जिससे कि आसपास में अगर कोई प्रीडेटर है तो वो इजीली उसको देख पाए। इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। एंड प्रीडेटर्स की आवाज़ सुनने के लिए उसकी ईयर्स जो है वो भी क्या है, लॉन्ग होते हैं। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। तो इससे क्या होता है, आईज जो साइड में है ना उसकी हेल्प से वो सारे डायरेक्शंस में इजीली देख सकता है कि कोई डेंजर तो नहीं है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। एंड डियर क्या है, वो भी फास्ट रन करता है जिससे कि वो हंटिंग से बच सके, प्रीडेटर उस पर अटैक ना करे। प्रीडेटर कौन है, जो एनिमल जैसे कि लायन है वो डियर को क्या करेगा, मार देगा और खा लेगा, तो वो क्या हो जाते हैं ऐसे एनिमल्स, प्रीडेटर्स। There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. So और भी काफ़ी सारे features होते हैं जिसकी वजह से animals and plants जो हैं वो अलग अलग habitat में adjust कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो अभी हमने पढ़ लिया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में, अब हम देखते हैं फर्स्ट एक्वाटिक हैबिटेट जो कि क्या है, ओशन। We already discussed how fish are adapted to live in the sea. So हमने already अभी देखा था ना स्टार्टिंग में चैप्टर में कि कैसे फिश सी में अडेप्ट कर पाते हैं, सी में रहते हैं। Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. So और भी जो दूसरे सी में रहने वाले एनिमल्स हैं ना उनकी बॉडी क्या स्ट्रीमलाइंड होती है जिससे वो इजीली सी में वाटर में मूव कर पाते हैं। There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. So आपके माइंड में भी ये सेम चीज़ आई होगी कि कुछ तो ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं सी में जिनकी बॉडी फिश के जैसे नहीं है। जैसे कौन है, स्क्विड्स हैं, ऑक्टोपस है, उनमें तो ये स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है। So they stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves towards them. So वो क्या है, वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं एंड वो इजीली फिश जितना फास्ट स्पीड से स्विम करती है ना, तो ये एनिमल्स जो दूसरे हैं वो इतना इजीली स्विम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है एंड वो सी बेड के नियर रहते हैं, जो सी का बॉटम है ना वहाँ पर। एंड क्या है, उनके नियर बाय जो एनिमल्स या फिश, स्मॉल फिश आते हैं उसको पकड़ लेते हैं अपना फूड के लिए। However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. But जब वो वाटर में मूव करते हैं ना उस टाइम पर क्या है ना, उनका शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस आपने देखा होगा ना कि कितना सॉफ्ट दिखता है। सो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है इजीली। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. And जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में कैसे सर्वाइव करते हैं, उनको वाटर में एयर कहाँ से मिलती है, वाटर में क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। एंड ये जो एनिमल्स हैं इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। सो वो गिल्स की हेल्प से वाटर में जो ऑक्सीजन है ना उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have
गिल्स। सो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें गिल्स नहीं हैं, देन वो कैसे सरवाइव करते हैं? सो दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। तो वो एयर ब्रीथ करते हैं सी वाटर में से बाहर आके। ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। सो ये ब्लो होल्स क्या है? उनके हेड के अपर पार्ट पर लोकेटेड है। तो कुछ एनिमल्स देखा होगा आपने ना कि थोड़ी देर के लिए सी से बाहर आते हैं एंड तुरंत ही चले जाते हैं। तो वो बाहर आने का रीजन क्या है? वो एयर लेने के लिए आते हैं। This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. And blowholes की हेल्प से क्या होता है ना, जो हेड के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, तो वो सिर्फ अगर अपना हेड भी बाहर निकालते हैं तो एयर इजीली उनको मिल जाती है। They can stay inside water for a long time without breathing. And even उनकी ना बॉडी कैपेबिलिटी ऐसी बना दी जाती है, गॉड ने बनाई है, जिससे वो विदाउट ब्रीदिंग भी वाटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर। एंड थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रह सकते हैं बट परमानेंटली नहीं रह सकते। दैट इज वो क्या है, थोड़े थोड़े टाइम में वाटर से बाहर आते हैं ब्रीदिंग के लिए। Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films on ocean life? ये जो रीज़न है ना, ये आप कहाँ से रिलेट कर सकते हो कि जो कुछ एक्वाटिक फिशेज एनिमल्स हैं, फिश हैं, डॉल्फिन्स है जैसे या व्हेल है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों आते हैं? वो ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए आते हैं। एंड डॉल्फिन्स को जो देखा है ना आपने, ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है या फिर उनकी जो एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग सी दिखती है। सो वो जो व्यू होता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ लोगों ने रियल में देखा होगा, नहीं तो ओशन लाइफ या फिर नेशनल जियोग्राफिक पे जो सीरियल्स आते हैं एनिमल्स के, उनमें देखा होगा आपने डॉल्फिन्स को। तो वो रीज़न क्या है उसका अभी समझ आया, वो डांस नहीं कर रहे होते हैं या फिर वो सिर्फ एंटरटेनिंग एक्टिविटी नहीं होती है, वो उनकी नेसेसरी लाइफ एक्टिविटी है कि वो ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए बाहर आते हैं। देन नेक्स्ट एक्वाटिक हैबिटेट कौन सा है? पॉन्ड्स एंड लेक्स। हमने अभी कौन सा पढ़ा? सी एंड ओशंस। अब कौन सा है? पॉन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? तो आपने पॉन्ड्स में जो प्लांट्स हैं वो देखे हैं क्या? आसपास अपने नियर बाय पॉन्ड्स हो गए तो वो देखा होगा, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स। तो ये सारे जो हैबिटेट्स हैं, इनके प्लांट्स अगर आपने ऑब्जर्व किए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने में फिर और अच्छे से समझ आएगा। Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to observe the kinds of plant that are seen there. So क्या है ना, अगर आप फील्ड पे ट्रिप पे जाओ कोई पॉन्ड पे एंड अगर पॉसिबल हो तो वहाँ से जो अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट है ना, उनको ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो उन प्लांट्स में क्या ऑब्जर्व करना है? प्लांट की लीव्स है या स्टेम्स है या फिर रूट्स ऑब्जर्व करना है। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. कुछ plants की जो roots है वो क्या होंगी? water के नीचे होंगी and बाकी का plant पानी के ऊपर होगा। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. So कुछ जो terrestrial plants होते हैं ना, उनमें रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है रूट्स का? रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है। ये हमने पढ़ा है ना अभी एक चैप्टर में, जहाँ पर क्या होता है, रूट्स का फंक्शन कि वो एनकरेज प्रोवाइड करता है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन की फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. बट जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनकी रूट्स का मेन फंक्शन क्या है? प्लांट को होल्ड करना, वाटर एब्जॉर्ब करना। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। एंड इवन जो एक्वाटिक प्लांट्स होती है उनकी स्टेम भी कैसी होती है? लॉन्ग होती है, हॉलो एंड लाइट वेटेड होती है। द स्टेम्स ग्रो अप to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. So stem कहाँ तक ग्रो कर जाती है? वाटर की सरफेस तक ग्रो करती है, बट जो लीव्स और फ्लावर्स हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर होते हैं। Some aquatic plants are submerged in water, बट कुछ aquatic plants ऐसे भी होते हैं जो वाटर में ही submerged होते हैं, अंदर होते हैं पानी के। All parts of such plant are under water. That means कि उस प्लांट के सारे ही पार्ट जो है वो वाटर के अंदर हैं। Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. तो उन प्लांट्स में क्या है?
जो लीव्स है ना वो कैसे होते हैं, थिन होती है, नैरो एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है. These can bend in the flowing water. एंड वो क्या है, वाटर जब फ्लो होता है ना तो उसमें बेंड भी हो जाती है, इतने थिन लीव्स होती हैं. इन सम submerged plants leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. एंड कुछ सबमर्ज्ड प्लांट की लीव्स क्या है ना इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, दैट मीन्स कि उनमें बीच में सेक्शंस डिवाइड होते हैं या स्मॉल साइज होता है लीव्स का, जिससे कि वाटर वहाँ से इजीली पास हो जाता है. एंड वाटर पास नहीं होगा तो क्या होगा, वो लीव्स अफेक्ट होंगी, कई बार ब्रेक भी हो सकती है. दैट इज उनमें ऑलरेडी क्या है, पहले से ही नेचुरली ब्रेक प्रेजेंट होते हैं. फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड. फ्रॉग जनरली कहाँ पर मिलेंगे हमें, पॉन्ड्स में मिलते हैं. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. So आपने अगर पढ़ा है, सुना है एम्फीबियन के बारे में तो ठीक है, नहीं तो अभी ध्यान से देखो कि जो एनिमल्स लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रहते हैं. दैट मीन्स कि जो एक्वाटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन. एंड उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, फ्रॉग. इसके अलावा क्या, क्रोकोडाइल. ये जितना इजीली वाटर में रह लेते हैं उतना इजीली ही लैंड पे सरवाइव कर सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. तो अगर आपने फ्रॉग को देखा हो तो उसके बैक साइड के जो लेग्स होते हैं ना वो थोड़े थिक होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जिसकी वजह से वो लीप कर पाता है, जंप करता है. एंड ऐसे ही जंप करते करते वो अपना प्रे को पकड़ लेता है, दैट मीन्स कि अपना फूड कैच कर लेता है. दे हैव वेब्ड फीट which help them swim in water. एंड दूसरी साइड पर क्या है, उनके जो फीट हैं वो वेब्ड होते हैं, जिससे वो इजीली स्विम कर लेते हैं वाटर में. We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. तो अभी हमने ऐसे डिस्कस तो बहुत सारा कुछ कर लिया है. जैसे अगर आपको टेबल ऑफ फिल करना चाहोगे ना तो इजीली हो सकती है कि फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, स्नो एरिया जो माउंटेन है वहाँ पर, सी बीच पर कौन से एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो आप इजीली फिल तो कर सकते हो. बट यहाँ पर एंड नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हैं जो कि अभी भी प्रेजेंट हैं, जिनका बारे में हमने भी सुना भी नहीं होगा. You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activities in chapter 7. So ये जो मैंने बोला कि कई सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे जिनके बारे में सुना भी नहीं होगा, इसका एक रीज़न है, क्योंकि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ तक अभी कोई भी इवन साइंटिस्ट भी नहीं गया है. तो वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि और कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे. सो दैट इज़ वाई अभी कुछ और ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट हैं बट उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है कि हमें उनका पता चले. तो हर्बेरियम्स जो होते हैं ना वहाँ पर जो प्लांट अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन प्लांट्स के ड्राइड रिमेन्स जो हैं वो एक बुकलेट के फॉर्म में रखे हुए हैं. उसमें क्या किया जाता था ना, प्लांट को ड्राई करके, प्लांट की लीफ है, उसकी बार्क है, उसको ड्राई करके एक पेपर पे, चार्ट पेपर जो होता है ना उस पर पेस्ट कर देते थे एंड बुकलेट्स के फॉर्म में वो रखी हुई है. Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all regions of the earth. So यहाँ पर भी क्या देखना है कि जो अलग अलग वेराइटीज के लीव्स है ना हर्बेरियम्स में, तो ओवरऑल अर्थ पे जो वेराइटी ऑफ लीव्स प्रेजेंट है ना वो हर्बेरियम में स्टोर्ड हैं. वहाँ पर हर्बेरियम में देखा जा सकता है इन लीव्स को. सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. अभी हमने हैबिटेट्स के बारे में देखा, अब देखते हैं क्या कि ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हम क्या है, अभी जब जर्नी पे गए अलग अलग हैबिटेट्स की, यहाँ पर वर्चुअल जर्नी पे गए ना, तो वहाँ पर हमने क्या है, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में सुना. In activity 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. So हम जब जर्नी से आए ना उसके बाद क्या करोगे आप, ये 9.4 टॉपिक रीड करने से पहले, सुनने से पहले एक्टिविटी 9.1 को फिल करोगे टेबल को, क्योंकि नहीं तो फिर भूल जाओगे, बहुत सारा हो जाएगा, इतना सारा रिकॉल कैसे होता है.
तो वो टेबल आपको पहले फिल करना है, जिससे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ना और इजी हो जाएगा। Suppose we stop a while and think which example in our list are living. So, अब यहाँ पर जब आप फिल कर रहे हो 9.1 में, तो ये देख रहे हो कि कौन से जो एग्जाम्पल्स है वो लिविंग है। सो लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। सो आपको कैसे पता चलेगा कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है? सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं किसका, फॉरेस्ट का। सो फॉरेस्ट के बारे में क्या है, ट्रीज, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. So ये कुछ objects दी हुई हैं जो कि present होती हैं कहाँ पर, forest में। So which of these are living? इनमें से लिविंग ऑब्जेक्ट्स कौन से? तो बहुत सिंपल है ना, ट्रीज लिविंग है, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, लिविंग है। देन सॉइल, वाटर, एयर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी around you at this moment and group them as living and non-living. So अभी एक मोमेंट के लिए अपने सराउंडिंग में क्लोज चेक लो एंड आपके सराउंडिंग में देखो कि क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। In some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. So कई बार क्या है, हमारे लिए बहुत easy होता है living and non-living को identify करना। जैसे हमें पता है कि chair क्या है, नॉन लिविंग है, वो लाइव नहीं है। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। सो पहेली ये पोयम पढ़ रही है, तो ये आप पोयम रीड करना कि ये क्या है। अब देखो, अब बुक का नेम ही क्या है, कंप्लीट नॉनसेंस। दैट मीन्स कि बहुत सिली सी पोयम है, फनी पोयम है। तो यहाँ पर हम ये आगे पहले एंड बूझो की जो पोयम है, उससे पहले ये देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग है एंड कौन सा नॉन लिविंग है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, तो जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाते हैं या फिर चेंज हो रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस अपने आप होते हैं, वो क्या हो गए, लिविंग हो गए। वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अब आप ये बिल्कुल भी मत बोलना कि चेयर भी तो मूव हो जाती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, बट चेयर को क्या है, उठाकर रखना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि चेयर अपने आप पहुंच जाएगी। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म का और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स उनके बेबीज होते हैं। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रहने के लिए वाटर, फूड एंड एयर की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम जो भी ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट इस टाइप के फंक्शन शो करेगा, कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, उसको कौन सी कैटेगरी में कर देंगे, लिविंग में। एंड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करेगा वो कहाँ पर आ जाएंगे, नॉन लिविंग में। So Paheli and Bujo found the poem very funny because they knew that a chair or a table is not alive and it cannot walk or talk. So ये जो poem है ना, ये किसके बारे में है, एक chair और table ना conversation कर रहे हैं। So chair and table तो alive नहीं है, non living है, फिर वो कैसे बातें कर रहे हैं, इसीलिए ये poem क्या है, funny है। Chair, table, stone or a coin are not alive. Similarly, we do know that we are alive and so are the other people of the world. तो जैसे हमें पता है ना कि चेयर, टेबल ये सब क्या है, अलाइव नहीं है, वैसे ही हमें ये भी पता है कि अगर आप और मैं जो हैं वो अलाइव हैं एंड बाकी जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड और भी बाकी सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी सब क्या है, अलाइव हैं, लिविंग है। We also see animals around us that are so full of life: dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others. तो और भी जो दूसरे एनिमल्स हैं वो दिए हुए हैं जो भी अलाइव हैं। So how do we know that something is living? So हमें कैसे पता चलता है कोई चीज़ लिविंग है? उसमें ग्रो करने की कैपेबिलिटी है, चेंजेस अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, अगर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर, एयर सब रिक्वायरमेंट होता है। सो ये सारी अगर रिक्वायरमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक किसके हो जाते हैं, लिविंग्स के। ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड
बट इतना भी इजी नहीं है। जैसे कि अब आप प्लांट्स को लिविंग बोल रहे हो तो प्लांट्स क्या है, मूव तो नहीं कर सकते, प्लांट्स ह्यूमंस जैसे बातें भी नहीं कर सकते, बट प्लांट क्यों लिविंग है, बाकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ एंड विद इन मूवमेंट जो होती है, जैसे लीव्स एंड ब्रांचेस की मूवमेंट है वो बाय देमसेल्फ होती है उनमें, तो क्या है, वो भी लिविंग है। We are told that plants are living but they do not move like a dog or a pigeon. So वही अभी आपको जो बोला कि plants living है but वो dog और pigeon जैसे तो move नहीं कर पाते। On the other hand, a car or a bus can move. Still we consider them as non-living. अब कार और बस जो है वो मूव कर रही है, फिर भी क्या है, उसको non-living बोला है। So plants and animals appear to grow in size with टाइम। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, टाइम के साथ साइज में ग्रो करते जाते हैं, दैट इज उनको बोला हुआ है लिविंग। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज। बट अब ये वाला क्राइटेरिया हम ले रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, तो क्लाउड्स भी तो ग्रो कर रहे हैं, तो क्लाउड्स को भी लिविंग बोलते हैं क्या, तो नहीं, नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? So livings में ऐसे क्या characteristics होते हैं जो कि उनको इतना unique बनाते हैं? So you are wonderful example of a living being. So सबसे अच्छा example living being का कौन है, आप हो। What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? So अब आपके क्या characteristics ऐसे हैं जो आपको non-living thing से different बना रहे हैं? तो आप किसका example ले लो, आपका जो toy होगा ना, कोई भी doll है, teddy bear है, उसको food की requirement है, नहीं है, आप बिना food के रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, उसको water की requirement नहीं है, आपको water की भी requirement है, then वो move नहीं कर सकता until आप उसको कहीं लेके ना जाओ, आप बिना किसी के move कर सकते हो। ग्रो कर रहे हो, आपका टेडी बियर अगर और डॉल जो है ना वो आपके स्मॉल एज से आया होगा, अभी भी उतना ही साइज का है, बट आप क्या है कंसेक्यूटिव ईयर्स के साथ ग्रो कर जाते हो, तो क्या काफी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना अगर आप नॉन लिविंग से कंपेयर कर रहे हो तो लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। सो इतने तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिए हैं, बाकी के आप जो ऑब्जर्व करोगे उनको भी क्या है नोटबुक में राइट करना है। Look at your list and mark those characteristics that you have listed which may also be found in animals or plants. So आपने जो characteristic note down किए हैं ना उनमें से ऐसे characteristics को टिक करना है जो कि animals और plants में भी present हो सकते हैं। Some of these characteristics are perhaps common to all living थिंग्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सारे लिविंग थिंग्स के लिए कॉमन होंगे, जैसे कि ग्रोथ है तो ग्रोथ सब में होती है, देन फूड एंड वाटर एंड एयर की रिक्वायरमेंट सबको होती है। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेंगे आपको, कॉमन मिलेंगे। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? तो अब हमने यहाँ पर बोल तो दिया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, बट क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। इन चैप्टर 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animal and to us. So हमने चैप्टर 1 and 2 में जहाँ पर फूड कहाँ से आ रहा है एंड फूड के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं वहाँ पर पढ़ा कि कैसे सारे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत इसेंशियल है। We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. And एक और चीज क्या पढ़ी थी कि plants जो है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं photosynthesis की प्रोसेस से। Animals depend on plant or other animals for their food. And जो animals होते हैं वो क्या है, plants पर डिपेंडेंट करते हैं या फिर दूसरे animals पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। Food gives organisms the energy needed for them to grow. And food से क्या मिलता है उनको, ग्रो करने के लिए एनर्जी मिलती है, एंड बाकी सारे फंक्शन जो बॉडी परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। Organisms also need energy for other life process that go on inside them. And क्या प्रोवाइड करता है वो, एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो अभी हमने देखा ना कि फूड जो है वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ग्रो करने के लिए। सो आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? सारे ही और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं
या फिर सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ मिलती है क्या? सो डज द कुर्ता यू हैड 4 years back still fit you? तो आपका कुर्ता या कोई और ड्रेस जो है या और जो दूसरे क्लोथ्स हैं वो 4 years पहले लिए थे अभी भी फिट आते हैं क्या? सो यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, isn't it? So 4 years back बहुत ही रेयर होगा कि आप वो फिट आ जाओ क्लोथ्स में. यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज डे, क्योंकि अभी क्या है ना, ग्रोइंग एज है तो हाइट बढ़ जाती है या फिर हेल्थ इंक्रीज हो जाती है. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. But आपने रियलाइज नहीं किया कि वो जो कपड़े थे वो छोटे नहीं हुए, आपके क्लोथ्स छोटे नहीं हुए, बट आपकी ग्रोथ इंक्रीज हो गई है. जस्ट इन केस अगर ऐसे बोलते थे ना कि नहीं हमारे तो क्लोथ्स जो है वो छोटे हो गए, सो अगर आप अपनी फोटोग्राफ देखोगे सो वो क्लोथ्स का साइज तब भी सेम था एंड अभी भी सेम है. अगर 4 years 5 years पुरानी कोई पिक्चर होगी ना, आप उसमें क्लोथ्स देखोगे तो उसका साइज तब और अब में सेम था, बट साइज किसका चेंज हुआ है? आपका साइज चेंज हुआ है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही ग्रो करते हैं. और जैसे अभी आप 6th क्लास में आ गए हो, कुछ साल बाद क्या होगे, एडल्ट हो जाओगे, तो अभी के जो क्लोथ्स हैं वो तब फिट नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बॉडी ग्रोथ हो गई बॉडी में. यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स. तो जो एनिमल्स के यंग वंस हैं वो भी किस है, एडल्ट्स में ग्रो होते हैं. जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन में हो रहा है कि जो बेबी है वो एडल्ट में ग्रो कर रहा है. यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड pups grow into adults. A chick hatched from an egg grow into a hen or a cock. सो आपने और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स या लिविंग जो एनिमल्स हैं वो देखे होंगे जो कि बेबी से अडल्ट में ग्रो करते हैं. जैसे हैन है तो उसमें से चिक हैच होके बाहर आती है एग से, एंड वो कन्वर्ट किस में हो जाती है फिर बाय द टाइम हैन और कॉक में. प्लांट ऑल्सो ग्रो, एंड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. देखा होगा ना कि जो सीड है वो जर्मिनेट होता है एंड प्लांटलेट में कन्वर्ट होता है, एंड देन वो लार्ज ट्री या फिर बाकी जो दूसरी वैरायटी पड़े हमने हर्ब एंड श्रब्स में कन्वर्ट होता है. तो प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं. लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर. तो ये कैसे ऑब्जर्व करोगे आप? ऑब्जर्व करोगे सॉरी. तो क्या होगा ना कि आप जब अपने सराउंडिंग में देखो तो एक ही वैरायटी के प्लांट में अलग अलग स्टेजेस होती हैं. जैसे कोई प्लांट है जो 4 years पहले लगाया हुआ है एंड कोई प्लांट है आपने इस ईयर लगाया है, बट दोनों का सीड सेम है तो भी उनमें क्या है, चेंज दिखेगा. तो क्या हुआ ना, ग्रोथ हो जाती है प्लांट में. इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि फोटोग्राफ्स देख सकते हो कुछ प्लांट्स की, तो वो क्या है, बाय द टाइम चेंज हो रहा है उनमें कुछ, तो क्या है, चेंज, ग्रोथ हो रही है. दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. वो क्या है, ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं. लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स. अब प्लांट को क्या है, एक प्लांट आप सीड को जर्मिनेट करो सॉइल में एंड उसको कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करो. यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज. तो क्या होगा ना, वो सीड जर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा. प्लांट में भी क्या है, ग्रोथ शो होती है. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. दैट मीन्स कि ग्रोथ जो है वो सारे ही लिविंग थिंग्स में कॉमन है. डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? सो क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं? सो आंसर क्या रहेगा, नो. आपकी जो सराउंडिंग में ही देख लो ना, इतनी सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो कितने सालों से वैसी ही हैं, कितने ईयर्स हो गए हैं, आपके टॉयज का साइज इंक्रीज ही नहीं हुआ है. अगर उनमें भी ग्रोथ होती तो अभी तक तो बड़े टॉयज हो जाते ना, या फिर बहुत सारे हो जाते, तो उनमें तो ग्रोथ हो नहीं रही है. दैट मीन्स कि ग्रोथ की प्रॉपर्टी सिर्फ किस में प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है. सो नेक्स्ट टॉपिक है अब, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर. सो अभी हमने क्या क्या देख रहे थे ना कि सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड ज़रूरी है या नहीं है, सारे ही ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं या नहीं करते हैं. तो अभी ये देखना है कि सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं या नहीं. कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग. तो आप बाकी ऑर्गेनिजम्स का तो अभी छोड़ो, आप अपने बारे में देखो कि आप बिना ब्रीदिंग के रह सकते हो क्या? अपने ब्रीदिंग को, सांस जो आप लेते हो उसके बिना रह पाते हो क्या? नहीं. When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. जब हम inhale करते हैं ना तो क्या होता है, outside में जो air present है वो inside जाती है. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. And जब हम breathe out करते हैं, exhale करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो lungs में air होती है वो बाहर जाती है.
ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन of the air we breathe in is used by the body। and रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसमें जो एयर में जो ऑक्सीजन है ना उसको ब्रीद इन करते हैं एंड वही ऑक्सीजन को बॉडी यूटिलाइज करती है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। एंड हम ब्रीथ आउट कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेल करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? तो वो क्या है? ऑक्सीजन। एंड एक्सेल करते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एंड ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि ब्रीदिंग क्या है? ये जो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन हो रहा है वो ब्रीदिंग है। एंड ये जो पूरी प्रोसेस है जिससे एनर्जी जो मिल रही है एंड ऑक्सीजन जो बॉडी में फिर एब्जॉर्ब हो रही है, वो सब किसके अंडर में आ जाता है? रेस्पिरेशन में। बट यहाँ आपको याद एक चीज़ क्या रखनी बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम रेस्पिरेशन के टाइम पे, ब्रीदिंग के टाइम पे क्या है? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cats is similar to humans। So जो breathing की process है ना cow, buffalo और animals में, वो क्या है? Similar है। कैसे? कि वो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen। So जब वो रेस्ट कंडीशन में है ना, सब उनके जो मूवमेंट है बॉडी की वो आपको देखना है। उससे क्या होगा ना कि उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको आप समझ पाओगे कि कैसे वो ब्रीथ करते टाइम मूव करते हैं। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। एंड वो जो मूवमेंट शो होगी ना आपको, वो क्या है? कि वो ब्रीदिंग प्रोसेस हो रही है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब रेस्पिरेशन क्या है? अभी हम ब्रीथिंग पढ़ रहे थे, अब रेस्पिरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन क्या है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीदिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एंड देन रेस्पिरेशन होता है, दैट मीन्स की गैसियस एक्सचेंज। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। वो गैस को सिंपली इनहेल एंड एक्सेल नहीं करते, क्योंकि उनमें नोज नहीं होती है ना, दैट इज वाई वो इनहेल और एक्सेल तो नहीं कर पाते हैं। It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes। So ये रेस्पिरेशन से ही पॉसिबल है। जो बॉडी में एनर्जी होती है ना, किससे मिलती है? फूड से एनर्जी मिलती है, तो वो बॉडी उसको यूटिलाइज करता है डिफरेंट फंक्शंस में। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases। अब ये तो डिपेंड करता है कि सारे एनिमल्स रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, बट इसका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट हो सकता है। कैसे? कि कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि किस फॉर्म में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये क्या डिफर करता है। विच इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस का ही पार्ट है। अब कैसे ये डिफरेंट होती है अलग अलग एनिमल्स में इसकी मैकेनिज्म? फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म जो है वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। Fish we have learned have gills for using oxygen dissolved in water। and fish में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं। तो द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वाटर में जो डिजॉल्व है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। सो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं क्या? तो आंसर क्या है? येस। Exchange of gases in plants mainly takes place through leaves। and ये कहाँ पर होता है? लीव्स में, प्लांट्स में, लीव्स में होता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो पढ़ी ना हमने अभी, कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो उस प्रोसेस में उनको क्या रिक्वायर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है फूड बनाने के लिए। एंड उस फूड जब बनता है, रिएक्शन होती है ना, तो रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। दैट मीन्स कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट अब ये ध्यान से सुनो
कि प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं ना तो वो सेम ह्यूमंस जैसा ही होता है। दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नो, रेस्पिरेशन में क्या होगा? बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से सुनो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जो प्लांट्स होते हैं ना वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जैसा कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में होता है। The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. Leaves जो है वो कैसे एयर लेते हैं? टाइनी पोर्स की हेल्प से एक्सचेंज होती है गैसेस, एंड वो टाइनी पोर्स का नेम क्या है पता? स्टोमेटा। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, एंड उस पोर की ही हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। We learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. And photosynthesis की प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है? जब वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plant is much more than the oxygen they use in respiration. So यहाँ पर आपको ये बोला जाता है ना कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बट अभी फिर आप बोलोगे क्या कि प्लांट्स तो ऑक्सीजन कंज्यूम भी कर लेते हैं, फिर कैसे बचती है? बट प्लांट्स जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना उसे काफ़ी कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड होता है रेस्पिरेशन के लिए। So respiration in plants takes place day and night. So plants में respiration क्या है? day और night किसी भी टाइम पे हो सकती है, बट फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे में ही होती है क्योंकि उसमें सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है अब क्या? डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सो अभी हमने क्या देख लिया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब ये स्टिमुलाई क्या है एंड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस पर रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं क्या? तो देखते हैं हम। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट विद अ थॉर्न while walking barefoot. सो आप बिना अपने फुटवेयर्स के कहीं पर चल रहे हो एंड आपको पॉइंटेड थॉर्न जो होता है वो आपके पैर में लग जाए, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? डू यू फील वेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? सो अपना फेवरेट फूड चॉकलेट्स या केक है या फिर आपका जो भी पिज्ज़ा फेवरेट फूड है उसको देखते ही कुछ डिफरेंट फीलिंग आने लगती है क्या? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. What happens? जब आप डार्क लाइट से, डार्क रूम है उससे सनलाइट में जाते हो तो कुछ चेंज होता है क्या? क्या चेंज होता है उस टाइम पे? तो your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surrounding. So उस टाइम पे क्या होता है ना, आईज अपने आप थोड़ी देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए बंद हो जाती है कि एकदम डार्क से बहुत ब्राइट लाइट आती है ना तो उसको बैलेंस होने में टाइम लगता है। दैट इज वाई वो क्या है, कुछ सेकेंड्स लेते हैं बैलेंस होने के लिए, देन आईज इजीली ओपन हो जाती है। योर फेवरेट फूड, bright light and a thorn in the above situation are some example of changes in your surrounding. So ये जो example है ना कि surrounding में कोई food रखा है, favorite, bright light है, thorn है, ये किसके example हैं? जब changes हो रहे हैं हमारे surrounding में। All of us respond immediately to such changes and हम सब क्या है, humans उन changes में बहुत easily और बहुत quickly respond करते हैं। Changes in our surrounding that makes us respond to them are called stimuli. So ऐसे changes जिन पे हम respond करते हैं उन changes को क्या बोलते हैं? Stimuli बोलते हैं। Do other animals also respond to stimuli? So कुछ जो दूसरे animals हैं वो भी क्या respond करते हैं stimuli पे? Observe the behavior of animals. तो इसमें क्या करना है, animals का behavior observe करो। When food is served to them, कब, जब आप उनको फूड देते हो तो क्या ऑब्जर्व करोगे? डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? सो वो क्या है, फूड को देख के सडनली एक्टिव हो जाते हैं। इवन आप पे भी आपके सामने आके चॉकलेट रखा जाएगी तो आप क्या एकदम से एक्टिव हो जाओगे ना, हैप्पी हो जाओगे। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड दैट डज व्हाट डज इट डू? तो आप जब बर्ड के क्लोज जाते हो तो वो क्या करती है, वो फ्लाई अवे हो जाती है। Wild animals run away when bright light is flashed through them. So wild animals क्या है, ऐसे तो हम wild animal से डरते हैं, बट अगर wild animal के पास आप bright light लेके जाओगे ना तो वो भी क्या है, उससे डर जाते हैं। Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. So cockroach भी क्या है, जनरली डार्क में आते हैं, एंड इनकेस अगर आप नाइट के टाइम पे और
उस रूम की लाइट ऑन करोगे ना तो क्या होगा, कॉकरोच जल्दी जल्दी से अपने डार्क प्लेसेस पे जाके छुपने लगते हैं। Can you give some more examples of responses of animals to stimuli? So कुछ और examples क्या और ऐड किए जा सकते हैं यहाँ पर जो एनिमल्स में वो चेंजेस के टाइम पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे आपने फूड दिया तब वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, या फिर बर्ड्स जो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो तो हमने देखा, बट एनिमल्स पे जब आप स्टिक उठाते हो तो उस टाइम पे बिना टच किए हुए भी वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इस टाइप से अकॉर्डिंग वो आपने बुल का देखा होगा ना कि रेड क्लॉथ देख के वो रन करते हैं, तो ये भी सब क्या है, स्टिमुलाई के ऊपर उनके रिस्पॉन्सेज हैं। सो अब नेक्स्ट आता है क्या कि डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? प्लांट्स जो हैं वो भी क्या रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे? सो आंसर क्या है इसका वो हम ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद देखते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट। तो कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ नाइट में ब्लूम करते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट, एंड कुछ प्लांट्स में क्या है, फ्लावर्स जो है वो सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। एंड कुछ एक प्लांट है टच मी नॉट, उसमें क्या होता है, लीव्स को टच करो और वो क्लोज हो जाते हैं। These are some examples of responses of plants towards changes in their surrounding. That means कि इसका आंसर तो हो जाएगा क्या, yes, plants भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे। एंड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फ्लावर है तो लाइट भी क्या हुआ, एक तरीके से चेंज हुआ, सनलाइट या फिर डार्क लाइट, तो उस चेंज में वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं बाय शोइंग देयर फ्लावर, कि फ्लावर ब्लूम कर रहा है या क्लोज हो रहा है, तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. तो एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसको रूम के ऐसे कॉर्नर पे रखना है विंडो पे जहाँ से सनलाइट आती है। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर फ्यू डेज, एंड उस प्लांट को क्या है, कंटिन्यू वाटरिंग करना है कुछ दिनों तक। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? तो वो प्लांट जो है क्या वो अपराइट ग्रो करेगा, लाइक प्लांट आउट इन द ओपन, जैसे कि जो प्लांट बाहर ग्रो करते हैं वैसे ही ग्रो करेगा क्या? Note the direction in which it bends. If it is not growing upright, and then उसके बाद क्या करना है, उसका अगर डायरेक्शन जो है अपराइट नहीं है, दैट मीन्स कि स्ट्रेट नहीं है जैसे कि बाहर के प्लांट्स का होता है, तो ऑब्जर्व करना है कि फिर उसका डायरेक्शन कैसा है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे ना कि उसका जो डायरेक्शन है वो सनलाइट की तरफ हो जाएगा। डू यू थिंक दिस मे बी द रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस? तो यस, ये क्या है, एक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस क्या हो गया, यहाँ पर लाइट, अब प्लांट्स को सफिशिएंट लाइट बाहर मिल रही है विंडो से, तो वो उस तरफ क्या होते हैं, उस तरफ ग्रो करने लगते हैं। जैसे आपको जहाँ पर कोई भी अच्छी शॉप दिखती है, आपके फेवरेट चॉकलेट्स हो, क्लोथ्स हो, वो शॉप होती है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो ना। सो वैसे ही प्लांट्स का भी क्या है, जहाँ उनको सनलाइट दिखती है तो वो उस टाइप पर अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सराउंडिंग की जो स्टिमुलाई होती है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। तो सारे ही ऑर्गेनिज्म को फूड इंपॉर्टेंट है, ये तो हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है, एंड ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी पता था। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड। सो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं ना, तो वो पूरा ही फूड बॉडी यूटिलाइज नहीं कर लेती, बॉडी वो पूरा फूड यूटिलाइज नहीं करती है। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। उसका सिर्फ कुछ पार्ट होता है जिसे बॉडी यूटिलाइज करती है। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट? सो बाकी जो यूटिलाइज नहीं करती बॉडी, उसका क्या होता है? दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। सो वो जो जिसको यूटिलाइज नहीं करती वो क्या है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव हो जाता है। अवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो। सो हमारी बॉडी जो है वो दूसरी लाइफ प्रोसेस होती है ना, उनमें भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। एंड जो प्रोसेस होती है ना बॉडी से वेस्ट रिमूव करने की, वो क्या है, एक्सक्रीशन होती है। डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? तो प्लांट भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस शो करते हैं क्या? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। उनमें भी होती है ये प्रोसेस, बट जैसे एनिमल्स में है ना वैसे नहीं होता। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर लिटिल डिफरेंट। थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट मैकेनिज्म है।
Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. So plant क्या करते हैं ना, बॉडी के कुछ पार्ट में कई बार वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर भी कर लेते हैं, बट ऐसा होता है कि वो प्लांट को हार्म नहीं करता. Some plants remove waste product as secretions and कुछ plants क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को एज अ सीक्रेशन के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. Excretion is another characteristic common to all organisms. तो हमने यहाँ पर एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक देख लिया जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या हो गया, एक्सक्रीशन. इसके पहले और क्या क्या देखे, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रेस्पिरेशन, ग्रोथ. अब नेक्स्ट क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स. तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या. So have you ever seen nest of some birds like pigeons or any other bird? तो आपने जो birds का nest होता है वो क्या देखा है, अगर नहीं देखा है ना तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है फिगर 9.13 में. Many birds lay their egg in the nest. तो काफ़ी सारी birds जो होती है ना वो अपने egg कहाँ पर ले करती है, उनका जो nest जो home है उनका. Some of the eggs hatch and young birds came out of them. तो कुछ birds क्या है, एग की हैचिंग के बाद उससे बाहर आ जाते हैं, एग से, एग की शेल से. सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. इससे क्या कंक्लूजन है कि बर्ड्स एंड साथ साथ बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करके अपने सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. अब वेराइटी ऑफ एनिमल्स डिफरेंट है एंड उनमें भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जो है वो अलग अलग टाइप्स का होता है. सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस. तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या देते हैं, एग ले करते हैं, जैसे बर्ड्स है, स्नेक है. बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं, जैसे काउ, बुफेलो, एलिफेंट एंड इवन ह्यूमन बीइंग. Plants also reproduce. तो plants भी reproduce करते हैं. Like animals, plants also differ in their mode of reproduction. So plant जैसे animals में अलग अलग mode of reproduction है ना, कि कुछ egg laying है and कुछ birth देते हैं young ones को, वैसे ही plants में भी reproduction के जो type हैं वो various हैं. Many plants reproduce through seeds. तो कुछ plants ऐसे हैं ना जो seeds के through reproduce होते हैं. So plant produce seeds which can germinate and grow into new plants. तो अगर सीड देता है कोई प्लांट तो वो सीड क्या जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट ही नहीं होते. तो सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स. फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो with a bud grows into a new plant. So seeds के अलावा भी अगर प्लांट के ही किसी और पार्ट से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी क्या हो गया, एक डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, जिसे और डिटेल में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, 7th क्लास में. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग. Would you like to grow a plant in this way yourself? तो प्लांट जो होते हैं ना वो प्लांट की कुछ कटिंग्स है, जैसे स्टेम की कटिंग है या ब्रांच की कटिंग है, उससे भी ग्रो कर जाते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि आप क्या कोई भी प्लांट है उसकी एक कटिंग लो या फिर कोई फ्रूट या वेजिटेबल का कटिंग करके उसको सॉइल में डाल के प्रॉपर कंडीशंस में ऑब्जर्व करो कि वो ग्रोथ शो कर रहा है या नहीं. नेक्स्ट है एक्टिविटी 5. Take a cutting from a rose or a mehndi plant, fix it in the soil and water it regularly. What do you observe after few days? तो दो plants हैं, rose and mehndi plant, उनकी cutting लेके soil में डालना है. It may not be easy to grow plants from cutting. तो इतना easy नहीं होता है जो plants हैं उनको cutting से grow करना. Do not be disappointed if your cutting does not grow. Talk to a gardener if possible on the care to be given to cuttings to make them grow into plants. तो इनकेस अगर आपकी कटिंग जो है वो प्लांट में डेवलप नहीं होती है ना तो उसके लिए क्या करो, गार्डनर से कंसल्ट कर लो. गार्डनर से क्या पूछो कि जो कटिंग है उसको कैसे हमें सॉइल में फिक्स करना चाहिए या फिर उसकी कैसे केयर करना चाहिए जिससे कि वो प्लांट में डेवलप हो. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस more of their own kind through reproduction. So क्या है, लिविंग थिंग्स अपने सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से. अब ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो वेरियस टाइप्स की हो सकती हैं.
फाइन, तो यहाँ पर हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या ऐड कर दिया ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं क्या, तो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। तो हमने अभी चैप्टर 8 में पढ़ा था ना, लास्ट चैप्टर जो था, कि उसमें कैसे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बोन्स एंड स्केलेटन एंड मसल्स। They move from one place to another and also show their other body movements. तो वो with एक place पे खड़े होकर तो body movement show करते ही हैं, but वो अलग अलग places पे भी move कर सकते हैं। What about plants? But plants तो आप देखोगे नहीं move करते। Do they also move? तो क्या हो गया, plants move तो नहीं करते। Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. अगर आपका leg जो है वो soil में फिक्स हो जाए इतना डीप इनसाइड, तो आप भी नहीं मूव कर पाओगे ना। सेम ऐसा प्लांट्स के साथ है, प्लांट्स की जो फुट है, रूट है, वो उस सॉइल में एम्बेडेड है, दैट इज वाई वो मूव नहीं कर सकते। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. So क्या होता है, प्लांट तो मूव नहीं कर रहा है, बट बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो प्लांट के अंदर मूव कर लेते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। Have you noticed any other kind of movement in plants? तो इसके अलावा जो है वो प्लांट्स में और कोई मूवमेंट भी शो हुई क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, तो जो हमने स्टिमुलस, रिस्पॉन्ड ऑफ स्टिमुलस में पढ़ा कि फ्लावर्स जो होते हैं वो रात के टाइम कई सारे ओपन हो जाते हैं, या फिर दिन के टाइम शाम जब होती है तब क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर तो मूवमेंट हो रही है। सो डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस? सो टच मी नॉट का एग्जाम्पल भी पढ़ा हमने, जो कि क्या है, रिस्पॉन्स शो करता है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स। सो हम कई सारी नॉन लिविंग थिंग्स को भी मूव करते हुए तो देखते हैं, जैसे कि क्या है, बस, कार, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग हमारी साइड में मूव कर पा रही हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग? तो ये जो दोनों मूवमेंट है इनमें क्या डिफरेंस है? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. So इन मूवमेंट्स में क्या है ना, अगर ह्यूमन बॉडी मूव कर रही है तो बाय देयर देम सेल्फ हो रही है, उसमें ऐसा नहीं है ना कि कोई थर्ड पर्सन आके आपके हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट्स करवा रहा हो या कोई मशीन लगी हो। बट जो कार्स एंड बसेज है ना, उसको या तो कोई ह्यूमन बीइंग चला रहा है या फिर वो रिमोट कंट्रोल है। दैट मीन्स कि एक एक्सटर्नल एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वाई वो लिविंग्स की कैटेगरी में नहीं आते। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है। Yet another common characteristic is that living beings die, and एक और जो important characteristics है कि अगर कोई चीज़ living है ना, तो उसका एक दिन end होता ही है, वो die हो जाते हैं। Because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they produce their own kinds. बट देखो, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई तो मर रहे हैं ना, बट फिर भी क्यों उन टाइप के और दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं? बिकॉज वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो कर रहे हैं। अगर वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं शो करेंगे तो ह्यूमन बींग्स तो ऐसा होगा ना कि एक बार सब डाई मर गए तो कोई बचेगा नहीं। इसलिए क्या हो गया, रिप्रोडक्शन क्यों रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. तो एक organism, एक कोई human being अगर डेथ हो भी गई, बट क्या होगा, अगर ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का जो पूरी सोसाइटी है ना वो तो मेंटेन रहेगी। इनकेस अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। We see that all living things seem to have some common characteristics. So हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सारे ही जो living organisms हैं ना, उनमें कुछ common characteristics हैं। They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. तो ये common characteristics हैं जो कि सारे living organisms show करते हैं। ये characteristics आपको पता होना चाहिए।
Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स भी शो करते, नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं। क्या? जैसे मूवमेंट है तो कार, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड वाटर इन द रिवर मूव, ये सब क्या है? मूव करते हैं। तो मून मूव्स इन द स्काई, मून एंड सन भी मूव कर रहे हैं। सन नहीं मूव कर रहा है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करती है। फाइन। क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अब क्लाउड्स तो कई बार आप देखते ही देखते उसका साइज चेंज हो रहा है, तो वो भी ग्रो कर रहे हैं। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? हम ऐसी चीज़ों को लिविंग बोल सकते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक कैरेक्टरिस्टिक अगर प्रेजेंट है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो हम उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बोल देंगे। इनमें से एटलीस्ट 5 और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, उस केस में ही हम क्या बोल सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो लिविंग है। In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. That means कि जो living है वो ये सारे characteristics को show करेगा and जो non-living है वो ये characteristics को show नहीं करेंगे। Is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? So ये ना कंपल्सरी नहीं है। कई बार क्या है, जैसे प्लांट्स क्या है, लिविंग हैं बट वो मूव नहीं करते हैं। फाइन। कुछ जो एनिमल्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक अलाइव हैं, तो कुछ यहाँ पर ऐसे मतलब एक्सेप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना इनमें से सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पजेस करता। Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? So non-living things जो है इनमें से कुछ characteristics show करके भी क्या living की category में आ सकते हैं? So answer will be no. To understand this a little better, let us look at a specific example. So इसको देखने के लिए एक specific example देख रहे हैं हम। Consider any seed, say मूंग, is it living? So हम अगर मूंग का seed लें तो वो क्या living है? मूंग का सीड जो है वो तो लिविंग नहीं है। इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। सो वो क्या है, जब शॉप में है या हमने घर पे कंटेनर में उसको बंद कर दिया है ना, तो उसमें तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। However, we bring the same seed and plant it in the soil. बट अगर हमने वही सीड को सॉइल में प्लांट कर दिया, उसको वाटर प्रोवाइड किया, तो वो क्या होगा, एक होल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। Did the seed need food? Did it excrete, grow or reproduce when it was in the shop for many months? So जब वो शॉप में था तब क्या था, उसने कोई भी लाइफ प्रोसेस शो नहीं की, ना ग्रोथ हुई, ना रेस्पिरेशन हुआ, ना स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया। बट जब हमने उसको सॉइल में प्लेस किया तो उसमें ग्रोथ भी हो गई एंड ये सारी प्रोसेस होने लगी। So we see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. So हम इसलिए बोल सकते हैं कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हों, उसी कंडीशन में हम उसको लिविंग बोल सकते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, व्हाट देन इज लाइफ। तो अभी लिविंग एंड नॉन लिविंग का कंफ्यूजन अभी भी है, तो लाइफ एक्चुअली है क्या। तो पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड। सो अगर आप जो व्हीट का सैक है या कंटेनर है बड़ा सा, उसमें अपना हैंड डालोगे तो आपको अंदर ना वार्म फील होगा। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, दैट मीन्स कि वहाँ पर उसके अंदर क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है। So the seeds respire and in that process give out some heat. तो seeds क्या है, respiration की process perform कर रहे हैं and उस process में क्या है, heat release हो रही है, क्योंकि respiration की process में क्या release होता है, carbon dioxide. We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life process may not be very active. So seeds में क्या है, respiration की process हो रही है but बाकी की जो process है वो इतनी active नहीं है। It may not be very easy to answer our question what then is life. इसीलिए क्या है ना, ये आंसर इतना easy नहीं है, but इस आंसर का सबसे बेस्ट आंसर क्या है, what then is life is, तो life is beautiful.
However, looking at all the diversities of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. So हमारे सराउंडिंग में जो डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे चेंजेस हैं, उसको देख के हम लाइफ क्या है ये तो बता नहीं सकते हैं पर्टिकुलर, बट क्या बोल सकते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ ब्यूटीफुल है बिकॉज इतने सारे चेंजेस हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स प्रेजेंट हैं. सो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहे हैं. सो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है. अब इस चैप्टर में आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, हैबिटेट्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एंड लाइफ क्या है इस चीज़ के बारे में भी. अब देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हैबिटेट. सो हैबिटेट क्या है, आंसर होगा तो जो सराउंडिंग है ना, जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, वो सिंपली क्या हो गया, हैबिटेट. जैसे कि फ्रॉग जो है वो कहाँ पर रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है. कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है. तो यहाँ पर फ्रॉग कौन से हैबिटेट में का हैबिटेट क्या हो गया, फ्रेश वाटर. कैमल का हैबिटेट क्या हो गया, डेजर्ट. तो आंसर हो गया, बहुत सिंपल सा आंसर है. एंड इसकी डेफिनेशन ये फर्स्ट पॉइंट भी है, एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट. कैक्टस कैसे डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं. सो इसको हम पॉइंट्स में देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि कैक्टस की जो रूट्स होती है ना वो बहुत लॉन्ग होती हैं. तो लॉन्ग होने से क्या है, वो बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड है और सॉइल में, जिससे कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं. नेक्स्ट हो जाएगा क्या, कि जो कैक्टस की लीव्स है ना वो किस में कन्वर्टेड है, मॉडिफाइड है, स्पाइंस में है. तो स्पाइंस में मॉडिफाई होने से क्या है, वो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है ना जिसमें वाटर लॉस होता है, वो प्रोसेस शो नहीं करते. एंड थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्टेम के बारे में. स्टेम के ऊपर क्या है, वैक्सी थिक कोटिंग है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती है, वाटर को रिटेन कर पाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल अप द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं. सो फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स which enables a plant or an animal to live in a particular habitat is called. So जो किसी भी एनिमल या प्लांट में फीचर्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो उसको उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए पॉसिबल मतलब उसका रहना वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है, वो किसकी वजह से है, अडेप्टेशन. उनको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं. सेकेंड वन इज द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड. सो ऐसे प्लांट और एनिमल जो लैंड पर रहते हैं वो क्या है, टेरेस्ट्रियल. थर्ड वन इज द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड. सो जो ऐसे प्लांट्स और एनिमल है जो वाटर में रहते हैं वो कौन सा हैबिटेट हो गया, एक्वाटिक हैबिटेट. नेक्स्ट इज सॉइल, वाटर एंड एयर आर ब्लैंक फैक्टर्स. सो ये नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर. एंड लिविंग फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक. लास्ट फिल इन द ब्लैंक है चेंज इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड. सो जो चेंजेस हो रहे हैं ना जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं और जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, उन चेंजेस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग. सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको करना है. इसमें सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को सेपरेट करना है. दो लिस्ट बना लेना, एक लिस्ट में क्या लिखोगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दूसरे में क्या लिखोगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको करना है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग. तो हमें एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग बतानी है जो कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. सो अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें बस और कार का, तो बस एक नॉन लिविंग थिंग है, बट कौन से कैरेक्टर्स शो कर रही है, एक तो मूवमेंट शो कर रहा है, जो हमने पढ़ा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव, तो बस भी मूव कर सकती है. देन सेकेंड क्या हो जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे ही बस को भी क्या है, पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट होती है. दैट मीन्स कि उसको भी वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग, ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग बींग्स में भी प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the non-living things listed below were once a part of living thing. तो यहाँ पर कुछ non-living things दी हुई हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी living thing का पार्ट थे. सो आंसर क्या हो जाएगा, बटर, क्योंकि बटर किससे आ रहा है,
काउ से, बटर मिल्क से आता है एंड मिल्क किससे मिलता है? काउ से, तो ये भी क्या है? एक लिविंग थिंग का पार्ट है। देन लेदर, सो लेदर किससे मिलता है? एनिमल्स की स्किन से मिलता है, दैट इज वाई ये भी क्या है? एक लिविंग थिंग का ही पार्ट है। सॉइल, सॉइल भी क्या हो जाएगा? उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये क्या होगी? नॉन लिविंग होगी। देन वुल किससे मिल रहा है? एनिमल से एंड प्लांट से मिलता है, तो ये भी क्या है? एक लिविंग थिंग का पार्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब नॉन लिविंग है। कुकिंग ऑयल प्लांट से मिलता है, दैट इज वाई ये भी किस में आएगा? कि वंस अ पार्ट ऑफ अ लिविंग बीइंग। देन एप्पल एंड रबर, क्योंकि रबर भी क्या है? प्लांट से मिल रही है, तो यहाँ पर हम सर्कल कर देते हैं सॉइल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड सॉल्ट, ये तीनों को छोड़ के बाकी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी लिविंग थिंग का पार्ट रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, तो क्या हो जाएंगे? ग्रोथ, मूवमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, कंजम्पशन ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन, ये सब क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखो, ये वाला आंसर जो है लास्ट पॉइंट में मिल जाएगा, ये 7th आंसर था एंड ये वाला फर्स्ट था। देन लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है explain why speed is important for survival in the grassland for animals that live there. Hint, there are few trees or places for animals to hide in the grassland. So जो grassland पे रहते हैं उन animals पे speed की requirement क्यों है? So इसका रीज़न क्या है ना कि grassland पे बहुत कम trees हैं जहाँ पर एनिमल्स जो है वो हाइड कर सकते हैं। किससे हाइड होना है? लायन, टाइगर जो प्रीडेटर है उससे हाइड होना है, तो बहुत कम ऐसे ट्रीज हैं, तो दैट इज वाई एंड स्मॉल ग्रासेस की होने की वजह से वो एनिमल जो है वो हाइड नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या आना चाहिए कि फास्ट रनिंग की कैपेबिलिटी होगी, तो उस कंडीशन में वो तो एस्केप हो जाएगा प्रीडेटर से। अदरवाइज वो फास्ट नहीं रन करेगा तो वो क्या होगा? प्रीडेटर्स कैच कर लेंगे उसे। दैट इज वाई जो स्पीड है ग्रासलैंड्स में एनिमल्स के पास वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स थे, बट इन केस आपको कोई भी आंसर लिखने में डिफिकल्टी हो, फॉर एग्जाम्पल 4th क्वेश्चन, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको पूरा चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर समझ आया होगा। स्टडी इट वेल, थैंक यू।